अब चूंकि स्थिति धीरे धीरे सामान्यतः स्तर की ओर जा रही है और परमिशन भी मिलने लगी है, इसलिए अब ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रत्यक्ष फिजिकली राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारियों की अखिल भारतीय बैठक हुई है। हम सब लोगों का सौभाग्य रहा कि आज इस बैठक के उद्घाटन सत्र को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत के नाम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए प्राथमिकता देश के लिए बड़ा कार्य करना है और देश को बड़ा बनाना है। और इसलिए संगठन को भी उसी हिसाब से अपनी गुणवत्ता का विकास करना चाहिए और सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र की थ्योरी को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी देश में सकारात्मक कार्य कर रही है। चाहे जीएसटी सुधार का विषय हो, कृषि सुधार का विषय हो, फ्रेट कॉरिडोर का विषय हो, देश में लगातार सुधार के कार्य करते हुए भारत को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आज देश में विकास के लिए एक सकारात्मक माहौल है और इसलिए देश के विकास के लिए सबको आगे बढ़कर के पार्टी के संगठन का विस्तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेशन फर्स्ट के लिए काम लगातार करते हुए संगठन को बढ़ाना चाहिए। हम सब लोगों का ये सौभाग्य रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सरल, सहज और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के रूप में आज जो उनका मार्गदर्शन मिला, सभी आए हुए पदाधिकारियों के मन में और प्रभारियों के मन में काम करने की, काम की गति को बढ़ाने की, पार्टी की गुणवत्ता के विकास करने की और एक नए तरीके ऊर्जा के साथ सब लोग संचारित हुए। आज की इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के पारित किया गया और हम सबको ये पता है कि कोविड-19 की महामारी में जब दुनिया में ये प्रश्न उठता था कि इतनी बड़ा संकट आने के बाद 130 करोड़ की आबादी कैसे अपने संसाधनों को, अपने आर्थिक विकास की यात्रा को और अपने लोगों की हर जरूरतों को पूरा करने में देश कैसे सक्षम होगा, समय ने इसका उत्तर दिया है। जैसे ही 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित हुआ, 48 घंटे के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई, 2,76,000 करोड़ का पैकेज आया, फिर आत्मनिर्भर भारत 1, आत्मनिर्भर भारत 2 का पैकेज आया। और इतना ही नहीं, इस दौरान में भी चाहे 29 कानूनों को संशोधित करके 4 लेबर कोड बनाने का विषय हो, देश की जो निवेश के लिए पूंजी के माहौल बनाने के लिए बैंकों का विलयकरण करके उसके लिए संस्थान खड़ा करने का विषय हो, भारत के किसानों की उत्पादन, भंडारण और वितरण की सुविधा के लिए नए कृषि कानून बनाकर कि देश के कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, किसानों के उत्पाद का मूल्य बढ़ाने का विषय हो, चाहे देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल तक मुफ्त राशन देना, 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देना और 40 करोड़ गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग महिलाओं के सीधे खाते में राशि पहुंचाकर उनको संबल प्रदान करना हो, हमारी पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में इसके लिए केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। कोई भी राजनीतिक दल जनादेश की कसौटी पर भी कसे जाते हैं। इस दौरान बिहार में भारतीय जनता पार्टी की विजय
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी को लोगों के जनादेश से मिलने वाला समर्थन, गुजरात की 8 विधानसभा के उपचुनाव में जीत, तेलंगाना के म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बढ़त और देश के अन्य राज्यों के भी स्थायी निकाय, चाहे राजस्थान के स्थायी निकाय हुए हों, चाहे आसाम के बोडो क्षेत्र में स्थायी निकाय के चुनाव हुए हों और चाहे देश के अन्य क्षेत्रों में हुए हों, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सफलता पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई। इस अवसर पर श्रम कानून, कृषि कानून, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर भी सरकार का अभिनंदन किया गया और उसके साथ ही साथ पार्टी में आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वहां की तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा अलोकतांत्रिक, दमनकारी, तुष्टीकरण को पनाह देकर के राज्य की लोकतांत्रिक माहौल को खराब किया जा रहा है, वहां की जनता एक नई इबारत लिखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजयी बनाने जा रही है। आसाम में भी पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने लोगों की भलाई के लिए, आसाम के विकास के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किया, उसके लिए भी आसाम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को पुनः बहुमत मिलने वाला है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से पुडुचेरी में भी इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु में भी एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उसको भी विजय मिलने के लिए, लोगों का आशीर्वाद मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प व्यक्त किया है। और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को विस्तृत करेगी। केरल में 2 ध्रुवों में बटी हुई जो राजनीति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तीसरे स्तंभ के रूप में उभरेगी, ऐसा विश्वास हमने अपने आज के राजनीतिक प्रस्ताव में व्यक्त किया है। इस अवसर पर कृषि सुधारों पर चर्चा, आत्मनिर्भर भारत के विषय पर चर्चा, 5 राज्यों के चुनाव की गतिविधियों के संगठनात्मक चर्चा और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ राज्यों में, जैसे हिमाचल प्रदेश में विस्तारक योजना, कर्नाटक में कार्यकर्ताओं को नए तरीके से, नए कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी को मंडल स्तर तक बढ़ाने की योजना, इस पर भी पूरे दिन की चर्चा हुई। इसका समापन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने सभी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा के साथ संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान भी किया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश भर में पार्टी व्यापक अभियान चलाए, जिसके अंतर्गत वोकल फॉर लोकल का अभियान, अपने घरों में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान, स्टार्टअप के लिए युवाओं में जागरूकता का अभियान और देश में जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का विषय है, वंधन का विषय है, उन विषयों पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में किसानों के बीच में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के विषय को उनको सहयोग देते हुए वंधन के अभियान में ट्राइबल क्षेत्र के लोगों की आजीविका के बढ़ाने के विषयों को अभियान के रूप में अपने हाथ में लेने वाले हैं। पार्टी का यह भी मानना है कि सरकार का जो पोषण जैसा एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है, उस पोषण अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से हमारे महिला मोर्चा को नीचे तक सक्रियता से विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ भाग लेना चाहिए। आज इस बात को लेकर के एक अपने प्रस्ताव में भी और हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि पूरे कोरोना के कार्यकाल में विपक्ष, खासकर कांग्रेस के द्वारा झूठ और भ्रम की बुनियाद पर देश में अनावश्यक भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश पूरी तरीके से विफल हुई। कांग्रेस का एक विषय है
जब हम जीएसटी, वो अपने आप में जीएसटी लागू नहीं कर पाए, इसका उनको दुख है, लेकिन हम जीएसटी लागू करते हैं तो उनको विरोध होता है। वो अपने संकल्प पत्र में एपीएमसी से लेकर के कृषि में सुधारों की बात करते हैं। उनकी सरकार के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में कमेटी की रिपोर्ट आती है, लेकिन हम एपीएमसी को साथ रखते हुए किसानों को एक वैकल्पिक मार्ग देने के लिए बड़ा सुधार करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। हम राम मंदिर बनाने की बात करते हैं तो हमारे खिलाफ तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं। आज राम मंदिर बनने जा रहा है तो कांग्रेस के लोग चुप हैं। 370 जैसे विषय पे, राष्ट्रीय एकता के विषय को हमने आगे बढ़ाया है, और हर विषय में छींटाकशी करना, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की बातें करना, वैक्सीन आई तो उसका भी विरोध। मानो विरोध के पूर्वाग्रह से पूरी तरीके से विपक्ष और खासकर से कांग्रेस ग्रसित हो चुकी है। हमें लगता है कि वो विरोध के ग्रहण में कहीं ना कहीं अंधियारे में चले गए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, और विशेष रूप से आज सभी कार्यकर्ता जो देश भर से आए, सब लोगों के मन में एक ही विश्वास था कि कोरोना के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने मानवता की सेवा के लिए जितने भी कदम उठाए उनको अमल में लाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनकर इस बात के लिए संकल्पित हैं कि सेवा ही संगठन को आगे बढ़ाते हुए पार्टी अपने संगठन का पूरा विस्तार करेगी। जो अभियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आत्मनिर्भरता के लिए दिया उनको करेगी। 6 अप्रैल को पार्टी पूरे देश भर में अपनी स्थापना दिवस में इस कार्यक्रम को करेगी। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पार्टी इस पूरे संदेश को हर बूथ और हर मंडल तक लेकर के जाएगी। और यह जो पार्टी की आज हमारी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, आने वाले 15 दिन में प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे और मंडल स्तर तक ये प्रस्ताव और विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएगी। कोई प्रश्न हो तो आप। भाजपा अपने हर इम्पोर्टेंट मीटिंग में आम जनता से जुड़े हुए मामलों को जरूर डिस्कस करती है। इस बार फ्यूल के प्राइसेस और कुकिंग गैस के प्राइसेस ये हर इंडियन को टच कर रहे हैं। तो इस मामले पर भी चर्चा हुई? सभी मामलों में चर्चा हुई है, उसका जो सारांश है मैंने आपको बता दिया है। वह तो एक ऐसा विषय है जो पूरा हो गया है, तो वो तो सब लोगों का, हमारा तो ये पूछना है विपक्ष के लोग कहाँ चुप हैं? जी जोर से बोलिए, जोर से। एक प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के अंतर्गत कोविड का विषय है, पार्टी के विजय का विषय है, श्रम कानून, कृषि सुधार, पूंजी निवेश को लेकर सरकार के द्वारा जो सुधारात्मक विषय उठाए हैं उनका विषय है। समग्र रूप से एक ही प्रस्ताव है। कुछ ही समय में संजय मयूख जी आपको उपलब्ध करा देंगे। भूपेन जी, यह जो प्रस्ताव है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री रमन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा, और इसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इसको समर्थन के में अपना प्रस्ताव रखा, और बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिए, और सबके सुझाव को संग्रहित करके ये प्रस्ताव आपके लिए भी प्रकाशनार्थ दिया जा रहा है, जिसका सारांश में विषय मैंने आपको बताया। भूपेन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन हुआ था उस दौरान पश्चिम बंगाल को लेकर भी चर्चा हुई थी, जैसा कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में अलोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी नहीं, ये प्रस्ताव का विषय है, प्रधानमंत्री जी के संबोधन का विषय नहीं है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कुछ बातें हुई है? प्रस्ताव में जो विषय आया है वो मैंने आपके सामने रखा, वो प्रस्ताव में जो लिखा है वो पढ़ा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन। सरकार बनाने को लेकर आप लोगों ने बोला कि सरकार बनाने को लेकर हम पूरी तरीके से संकल्पित है। 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ऐसा ही विषय पश्चिम बंगाल की तरफ से रिपोर्टिंग करते समय मुकुल राय जी ने भी रखा, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव प्रभारी है उन्होंने उनके राज्यों में चुनाव की तैयारियों का विषय रखा। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने